नमस्कार साथियों, आपका पीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम एनटीटी का चैप्टर नंबर 4 शैक्षिक प्रबंध तथा शैक्षिक प्रशासन का विकास इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध की कि प्रबंध क्या होता है। इसमें प्रबंध की परिभाषा में देखा जाए दो या दो से अधिक व्यक्ति जो मिलकर कार्य करते हैं, वो कार्य करने का प्रयास करते हैं, जो प्रयासों को संगठित किया जाता है, उससे बड़े क्या कहते हैं, प्रबंध करते हैं। ये दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, जो अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए जो प्रयास करते हैं या जो क्रियाएं करते हैं, वे प्रयास से क्रियाएं करते हैं किसी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। दो या दो से अधिक व्यक्ति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी कार्य करते हैं, उसके पीछे अपना उद्देश्य जरूर होता है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रयास या क्रियाएं की जाती है, उनको संगठित करने का जो कार्य होता है, उसका कार्य होता है प्रबंधन होता है। यानी कि जो अपने संगठित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। तो इसी प्रकार ये हमारी प्रबंधन की परिभाषा होगी। और इसके बाद हम जो देखा हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन। हमारा टॉपिक क्या होता है, शैक्षिक प्रबंधन। पहले हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन, फिर पढ़ेंगे अपने शैक्षिक प्रशासन और फिर इनका विकास कैसे होता है। तो अपने पहले बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन। वही परिभाषा है जो मैं अभी भी कर सके। अब शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ जाएगा। मान लो हम लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वही शिक्षा के क्षेत्र में दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य दो प्रकार होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। तो अपनी यहां बात कर रहे हैं सामान्य उद्देश्यों की, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, के लिए जो क्रियाएं करते हैं, जो क्रियाएं या प्रयास करते हैं, उनको संगठित समझो, इकट्ठा करना, उसको नियमबद्ध करना, क्रमबद्ध करना, संगठित करना ही क्या कहलाता है, शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। जब दो किसी शिक्षा के क्षेत्र में दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति, ये ध्यान रखना कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं एवं प्रयास करते हैं, उनको संगठित, जो मेन वर्ड है हमारा संगठित, कि दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाएं एवं प्रयास, जो भी क्रियाएं प्रयास करते हैं, उनको संगठित करना ही हमारा क्या होता है, शैक्षिक प्रबंधन होता है। और शैक्षिक प्रबंधन के बाद हम इसकी और बातें करेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी का चहुमुखी विकास करना है। चहुमुखी विकास किसका करता है, छात्र का। चहुमुखी विकास इसका भी छात्र का। इसका जो मेन उद्देश्य होता है शैक्षिक प्रबंधन का, मेन उद्देश्य कि अपने छात्र है, छात्र का क्या हो, चहुमुखी विकास हो छात्र का। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या चार तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सी, देखो चहुमुखी विकास है तो चार तत्वों की आवश्यकता होगी। तो कौन से चार तत्व है, उसकी बात करेंगे। तो कौन से चार तत्व है, इसमें ये देखते हैं अपने शैक्षिक प्रबंध में, शैक्षिक प्रबंध में क्रियाओं या प्रयासों को, क्रियाओं को संगठित करने के चार तत्व। देखो पहला तत्व, दूसरा, तीसरा और चौथा। हम इन चार तत्वों के बारे में बात करेंगे। कौन से चार तत्व है, तो पहला है भौतिकी तत्व। भौतिक
भौतिकी तत्व के अंदर आपके पास क्या आता है, देखो इसमें हमारे पास क्या है, भौतिकी तो वातावरण में चीजें हैं जो भौतिक के रूप में है। जैसे कि अपने बात करें पाठशाला बनाना, विद्यालय बनाना, प्रयोगशाला बनाना, इसमें आता है कि हमने प्रयोगशाला का निर्माण किया है। कोई वर्कशॉप बनानी है वो आ गया, कोई वर्कशॉप का प्रबंधन आ गया, प्रयोगशाला, पाठशाला, वर्कशॉप, ऐसी चीजें जो होती है। कोई अपने खेल का मैदान बनाना, खेल का मैदान, खेल का मैदान बनाना, तो उसके अंदर ऐसी चीजें हैं। पाठशाला, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल का मैदान, ये सारा अपने किसके आता है, भौतिकी तत्व के अंदर आ जाता है। और उसके बाद आता है हमारा मानवीय तत्व। तो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा मानवीय तत्व। और इसके अंदर हमारे पास क्या है मानवीय तत्व के अंदर, कि हमारे जो अध्यापक रख रहे हैं, जो अपने प्राध्यापक होते हैं, प्रधानाचार्य हो गए, ये मानवीय संसाधन है, हमारा मानवीय तत्व है। प्रधानाचार्य हो गए, अध्यापक हो गए, ठीक है जी, कोई निर्देशक हो गया विद्यालय में, संस्था में, कोई संस्था चल रही है, शैक्षिक संस्था है कोई, उसमें कोई प्रधानाचार्य हुआ, अध्यापक हुआ, निर्देशक हुआ, फिर जो मनुष्य है, जो माध्यम है, जो इस संस्था में या शैक्षिक प्रबंधन के अंदर कार्य कर रहे हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, मानवीय तत्वों के अंदर आते हैं। और तीसरा हमारा इसके अंदर आता है तत्व वित्तीय तत्व। वित्तीय तत्व के अंदर आता है वो देखते हैं अपने, वित्तीय तत्व के अंदर क्या आता है कि वित्तीय अपना नाम तो लग रहा है, जो अपना होता है खर्च, फीस, इनकम, जो अपने फीस का होता है रिलेटिव, पैसे के लिए जो खर्च होता है, जमा होता है, उसके अंदर आता है वो हमारा क्या आता है, वित्तीय तत्व आ जाता है। किसी भी अपने शैक्षिक प्रबंधन को चला रहे हैं, कोई संस्था चला रहे हैं, तो उसके लिए अपने को पता है कि क्या चाहिए, मेरे को पैसे की खास जरूरत है, आर्थिक सहायता जरूरी आवश्यकता है, तो वो इसके अंदर आता है वित्तीय तत्व के अंदर। और चौथा जो हमारे पास मेन चीज है वो हमारे पास कौन सी है, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक तत्व है, सिद्धांत कुछ भी कह सकते हैं, सिद्धांत कह सकते हो अपने। अब सिद्धांत के अंदर क्या ये देखते हैं अपने, सिद्धांतिक तत्व के अंदर ये आ गया कि आपके पास सिद्धांतिक तत्व के अंदर ये आ गया कि आपका कोई वित्तीय तत्व तो अपने पास हो गया। प्रत्येक संस्था या हमारे कोई शैक्षिक प्रबंधन है, इसको चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अपने समय सारणी होगी, वित्तीय स्कूल खुलेगा, विद्यालय खुलेगा, इतने बंद होएगा, कोई संस्था है उसकी समय सारणी होती है, और कुछ अपने लिखित कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं इनके कि हम किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो किसके अंदर है, सिद्धांत के अंदर आता है। वे क्या कुछ है, कैसे किस सिद्धांत से कार्य करना है, समय सारणी है, नियम होते हैं, बहुत सारे किसके अंदर आते हैं, सिद्धांत तत्व के अंदर आते हैं। तो ये हमारा शैक्षिक प्रबंधन का टॉपिक यहाँ पूरा होता है। अब हमने स्टार्ट करना है शैक्षिक प्रशासन। अब प्रशासन में क्या कुछ है उसके बारे में पढ़ेंगे, शैक्षिक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, तो वो देखते हैं अपने। अच्छा, एक बात और अपने यहाँ कर लेते हैं साथ के साथ, चलो शैक्षिक प्रबंधन में की जाने वाली क्रियाएं या प्रयास, क्रियाएं एवं गतिविधियों की विशेषता, अपने विशेषता भी कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर अपने करेंगे शैक्षिक प्रशासन। यहाँ हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, गत्यात्मक प्रक्रिया है। कौन सी है, गत्यात्मक प्रक्रिया। जो हमारा शैक्षिक प्रबंधन है वो एक गत्यात्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, गत्यात्मक क्रिया। मतलब होता है कि चलती रहती है, समय के अनुसार चलती रहती है। देखो आज जो हमारा शैक्षिक, आज पहले जो ये वातावरण, परिस्थितियां के साथ बदलती रहती है, के साथ क्या होती है, ये चेंज होती है या बदलती है। गत्यात्मक मतलब इसका मतलब चलते रहना, वातावरण परिस्थितियों के साथ जो हमारे शैक्षिक प्रबंधन है वो क्या होता है, चेंज होता है, ये क्रिया चेंज होती रहती है।
आप देखा जाए आज से 10 साल पहले 20 साल पहले शिक्षा कोई अलग लेवल पर थी, आज 10 साल बाद शिक्षा का लेवल अलग है। तो ये सारा क्या है, वातावरण के हिसाब से है। और परिस्थितियां मतलब ये मान लो कि कोई अपने एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें अलग है, अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो अलग है, अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग जो शैक्षिक प्रबंधन का प्रयोग करते हैं, अलग अलग शैक्षिक तरीकों से अपने स्टडी करते हैं। तो ये हमारा क्या है, गत्यात्मक क्रियाओं के अंदर आ गया। दूसरा हम पढ़ते हैं इसके अंदर संगठित क्रिया है, प्रक्रिया, यानी कि जो अपना है शैक्षिक प्रबंधन है वो शैक्षिक प्रबंधन यूं तो है नहीं कि शैक्षिक प्रबंधन एक व्यक्ति चला ले, तो एक व्यक्ति इसको विकसित कर दे, ऐसा तो हो सकता। शैक्षिक प्रबंधन है वो संगठित प्रक्रिया है, यानी दो से अधिक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है जो मिलकर ही क्या कर सकता है, शैक्षिक प्रबंधन का संचालन कर सकता है। तो शैक्षिक प्रबंधन है वो हमारे पास क्या है कि संगठित प्रक्रिया भी है। इसके बाद आता है कि सामाजिक प्रक्रिया भी है। यह एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया भी है। कैसे भी अपने देखा जाए, जो अपने बात करी है कि शैक्षिक प्रबंधन के अंदर के मानवीय साधन यूज होते हैं। मानवीय साधन जैसे अध्यापक, प्रधानाध्यापक हो गया, कोई थर्ड ग्रेड स्टाफ हो गया या कोई निर्देशक हो गया, ये सारे क्या है समाज तत्व जो है, इनके साथ समाज ही आता है। जो शैक्षिक प्रबंधन है वो हमारे पास क्या है, सामाजिक तत्व है। तो इतना अपने इसकी विशेषताएं हो गई है। एक उद्देश्य की विशेषता होती है इसमें भी, उद्देश्यों की पूर्णता। इसकी विशेषता उद्देश्यों की पूर्णता भी होती है। इसमें क्या होता है कि जो अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं, मान लो कोई शैक्षिक प्रबंधन है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, तो ये जो प्रक्रिया है वो उद्देश्य पूर्ण होती है। इस प्रक्रिया में जो उद्देश्य के लिए कार्य किया जाता है उस उद्देश्य को पूर्ण भी किया जाता है। और भी बहुत सारी विशेषताएं लेते हैं एकता की जो भी वर्ग है शैक्षिक प्रबंधन का अपने कोई प्रक्रिया करेंगे, एकता प्रक्रिया इसकी एकता होनी बहुत ही आवश्यक है। अगर उनमें एकता ही नहीं होगी तो कैसे चलेगा शैक्षिक प्रबंधन का कार्य अपना, कैसे हम क्रियाओं प्रयासों को संगठित कैसे करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि विशेषताएं आ गई कि शैक्षिक प्रबंधन की जाने वाली क्रियाएं एवं गतिविधियों की विशेषताएं ये होनी चाहिए कि उनमें गत्यात्मकता होनी चाहिए, संगठित प्रक्रियाएं होनी चाहिए, सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए, उद्देश्यों की पूर्णता होनी चाहिए और एकता भी होनी चाहिए। अब यहाँ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है शैक्षिक प्रबंधन। अब हमने करना है शैक्षिक प्रशासन। तो देखिए अपने शैक्षिक प्रशासन के अंदर क्या आता है, विद्यार्थी का ध्यान दें कि आप समझने का थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएंगे। तो आप समझने की कोशिश करें ना कि नोट करने की, वो आपको नोट्स मिल जाएंगे अच्छे से, आपकी पीडीएफ के रूप में आपको इसके नीचे मिल जाएंगे। तो देखो भाई अगला है शैक्षिक प्रशासन, जो टॉपिक है हमारा इसी के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर शैक्षिक प्रबंधन हमने कर लिया, शैक्षिक प्रशासन हम कर रहे हैं। देखो प्रशासन का हम पहले देखें अर्थ क्या होता है। प्रशासन क्या होता है, प्रशासन का सीधा सीधा अर्थ देखा जाए तो वो होता है सेवा, किसी चीज की अपने या दूसरों के हित में किया गया कार्य, दूसरों के कल्याण के लिए या हित के लिए, कल्याण के लिए कार्य है। दूसरों के लिए जो कोई कार्य जो प्रशासन का होता है सेवा, ये दूसरों के कल्याण के लिए किया गया कार्य है, ये प्रशासन का अर्थ है। और शैक्षिक प्रशासन का मतलब जरूरत नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में दूसरों के समाज के हो गया, फिर दूसरों का जो समाज हो गया, समाज के कल्याण के लिए जो किया गया कार्य होता है, तो कार्य किसके आता है, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, शैक्षिक प्रशासन दो प्रकार के होते हैं। जो शैक्षिक प्रशासन होता है उसका जो प्रमुख विषय होता है वो सत्ता होता है, सत्ता या शासन। जो शैक्षिक प्रशासन है इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो होता है सत्ता। शैक्षिक प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सत्ता। ये सत्ता के अंदर ये काम करता है। अब इसके अंदर क्या है कि
ये भी दो प्रकार के होते हैं, शैक्षिक शासन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आपने बात करें केंद्रीकरण और दूसरा विकेंद्रीकरण। किस प्रकार का देखें, शैक्षिक प्रशासन में केंद्रीकरण मतलब क्या है? केंद्रीकरण के अंदर वो वाले भाग आते हैं जिनका निर्णय प्रशासन खुद लेता है, जिनका निर्णय प्रशासन खुद लेता है, निर्णय समय लेता है। जैसे कि अपने बात करें एक एग्जांपल स्कूल और विद्यालयों की, तो विद्यालय कोई संस्था है तो कोई भी प्रशासन उसमें क्या करता है कि जो फीस का मामला होता है उसका निर्णय क्या करता है, खुद लेता है, ना कि वो आगे बांटता है, किसी को लेता है स्टाफ में से या किसी अन्य व्यक्ति पर छोड़ता है, खुद लेता है प्रशासन। तो ऐसे निर्णय जो कि ना प्रशासन ही लेता है, अपने बलबूते पे लेता है, तो वो तो क्या होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण प्रशासन आ गया। और विकेंद्रीकरण के अंदर क्या है कि इसके अंदर निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो इकाइयों के रूप में विभाजित कर दी जाती है। निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता या शक्ति क्षमता इकाइयों में बांट दी जाती है, इकाइयों में बांट दी जाती है, बांट दी जाती है। अब इकाइयों में बांट दी, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने ले कि मान लो अपने विद्यालय की या संस्था की या किसी यूनिवर्सिटी की कोई अपने परीक्षा प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना है, इस क्षेत्र में हम क्या करेंगे, सभी से सुझाव मांगेंगे। ये तो है नहीं परीक्षा प्रणाली सुधार के लिए एक प्रशासन अकेला ही वर्क करे, कार्य करे, तो इसके लिए वो क्या करेगा, अपने जो स्टाफ होंगे, स्टाफ में होंगे, उनको इकाई करके मतलब इकाइयों में आगे बढ़ता जाएगा कि आप परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए अपने अपने सुझाव देवे। इसके अंदर क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। केंद्रीकरण में वो निर्णय समझ लेता है, किसी की राय नहीं लेता। अब देखो भाई शैक्षिक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। लास्ट क्लास शैक्षिक प्रशासन बड़ा हो गया और शैक्षिक प्रशासन का विकास देख रहे हैं अपने इस टॉपिक के अंदर कि किस प्रकार हुआ है। तो ये भी पूरे दो भागों में हुआ है, शैक्षिक प्रशासन का विकास, शैक्षिक प्रशासन का विकास। देखो इस टॉपिक की बात करें हमने, देखो ये अपने दो भागों में, जैसे एक होता है परंपरागत और एक होता है नव परंपरागत, और दूसरा हो गया नव परंपरागत। देखो पहले जो शिक्षा में थे अपने समझाते हैं, पहले क्या की रूढ़वादी जाती अंधविश्वास था, तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित प्रशासन के अंदर इनका विकास कैसे, पहले परंपरागत पहले पुरानी रूढ़वादी आती है, वादी जो कल्पनाएं शुरुआती थी, अंधविश्वास करते हैं, उन सबको त्याग कर उन्होंने तर्क को यानी लॉजिक, तर्क को अपने इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिक, यानी लॉजिकल चीज को क्या दिया, बढ़ावा दिया। तो नव परंपरागत के अंदर क्या है, इसमें उसको क्या बढ़ावा जारी किया, विस्तार किया कि हम तर्क को ज्यादा महत्व दें, अपने जो रूढ़वादी थे उसको खत्म करें। और नव परंपरागत के अंदर क्या आ गया कि वो जो अपने यहाँ प्रयास करे थे वो सफल रूप में यहाँ आ गए हैं। इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, तो पहला इसके अंदर आता है वैज्ञानिक सिद्धांत। देखो भाई वैज्ञानिक के अंदर क्या है, देखो वैज्ञानिक प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन के अंदर क्या हुआ कि जैसे मान लो कि अपने साइंटिफिक बात करते हैं तो सोचता कि जो अपने शैक्षिक प्रकाशन है उसके अंदर वैज्ञानिक सोच लानी जरूरी है, क्योंकि अपने प्रकार की रूढ़वादिता है और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन अति आवश्यक है। और दूसरा है प्रशासन संबंध, प्रशासन प्रबंध। और इसके अंदर क्या है, किसी कार्य, देखो अपने शैक्षिक प्रबंधन एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा कार्य है, इसको करने के लिए सिर्फ की आवश्यकता होती है। इसके अंदर कोई कार्य विभाजन भी किस बंदे ने क्या कार्य करना है, कार्य विभाजन आवश्यक है, व्यवस्था आवश्यक है, व्यवस्था आवश्यक है, समय सारणी आवश्यक है कि समय पर कौन सा कार्य करना है। जैसे अपने को पता है कि अपने मार्च में अपने फाइनल पेपर पढ़े हैं, दिसंबर में हमारे अंतर्राष्ट्रीय पेपर पढ़े हैं, तो समय सारणी जरूरी होती है कि कौन से समय पर कौन सा वर्क करना है।
ये सारा इसके अंदर आता है। और भी बहुत कुछ होता है इसमें, जैसे अनुशासन हो गया, अनुशासन हो गया, ये अनुशासन की भी अति आवश्यक होती है। कोई भी कार्य करते हैं तो अनुशासन की उसमें क्या होती है, विशेष महत्वता होती है। ये आ गया प्रशासन प्रबंध के अंदर। और तीसरा जो हमारा आता है नौकरशाही प्रबंध। नौकरशाही प्रबंध का अर्थ ये है कि अपने जो एक कार्य करता है, जो एक सर्विसमैन है कार्य कर रहा है, तो वो किसी व्यक्तित्व में कार्य नहीं करता, वह किसी सत्ता या पद के अधीन कार्य करता है, पद के अधीन कार्य करता है। कैसे? जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, तो कोई विद्यालय है, विद्यालय में कोई टीचर है, तो वह टीचर किसके नीचे काम कर रहा है, प्रधानाध्यापक के या प्रधानाध्यापक के पद के नीचे वर्क कर रहा है। तो अपने को पता है कि किसके अधीन कार्य कर रहा है, प्रधानाध्यापक के पद या सत्ता के नीचे कार्य कर रहा है, ना कि व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहा है। यूं नहीं है कि प्रधानाध्यापक है उसके व्यक्तिगत रूप से उसे पद के नीचे कार्य नहीं कर रहा, वो एक सत्ता या पद के अधीन कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक, ये तो हमारा था परंपरागत, ये कि हमने नियम किस तरीके से मतलब लागू करने हैं या बनाने हैं सिस्टम, तब इसको शुरुआत की गई परंपरागत में। शासन प्रशासन के जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ, परंपरागत पहले भी पुराने लोग था, उसको समाप्त करके वैज्ञानिक पद प्रशासन प्रबंध और नौकरशाही प्रबंध को लागू किया गया कि जो व्यक्ति होगा, जो भी कार्य करता होगा, वो किसी पद के अधीन कार्य करेगा, ना किसी की व्यक्ति के अधीन कार्य करेगा। और उसके बाद परंपरागत के अंदर यही है जो अपना आज का जो अपना शैक्षिक प्रबंधन चल रहा है, बहुत विकास हो गया इसमें, अभी भी विकास किए जा रहे हैं इसके अंदर। नव परंपरागत के अंदर ये आ गया कि हमारा जो प्रशासन प्रबंध है वो काफी सफल है, नौकरशाही प्रबंध भी सफल है। आज जो भी अध्यापक है वो प्रधानाध्यापक के पद के नीचे अधीन कार्य कर रहा है, पता है। वैज्ञानिक प्रबंध भी है, आप देखते हो कि हर टॉपिक, हर विषय, हर किताब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाई जा रही है। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। आप सबका धन्यवाद, फिर मिलते हैं।